मुंबई की काली दुनिया जिसके एक इशारे पर कत्लेआम मचा देगी। वो नाम है दाऊद इब्राहिम कासकर। माया नगरी की सड़कें उसकी खौफ की गवाही देती थी। मुंबई की काली दुनिया जिसके एक इशारे पर कत्लेआम मचा देती थी। वो था एक पुलिस वाला, एक खाकी वर्दी पहनने वाले इंसान का बेटा, पर उसकी रगों में खून नहीं, गद्दारी। ये मुंबई शहर है जहां हजारों ख्वाहिशें इन्हीं हवाओं में घुल जाती हैं, हजारों सपने खो जाते हैं इन तंग गलियों में। रहने को घर नहीं है, लेकिन यहां लोगों के सपनों की महल की दीवारें बहुत बुलंद हैं। ये डोंगरी है, मुंबई के पास की बस्ती। और कहते हैं कि मुंबई के हर डॉन ने अपने जुर्म का पहला सबक यहीं से सीखा, इसी डोंगरी से। अफगानिस्तान का पठान करीम लाला हो या समद खान या हाजी मस्तान, मुंबई के हर डॉन ने इन्हीं गलियों से निकलकर जरायम की काली दुनिया पर राज किया। और इन्हीं गलियों में राज करने वाला एक नाम निकला। सोचिए ना, एक पिता जिसने वर्दी पहनकर देश की रक्षा की कसम खाई, जिसके कंधे पर कानून का भार था, उसी का बेटा इसी गली से निकला और उसने कानून की धज्जियां उड़ाने वाला एक बड़ा नाम कायम किया। वो इतना बड़ा अपराधी बन बैठा कि उसे कानून का खौफ नहीं था, बल्कि कानून को उसका खौफ हो गया। कद में छोटा, लेकिन नाम का खौफ बहुत बड़ा। बंदरगाह से लेकर बॉर्डर तक हर काला कारोबार उसके इशारे पर चलता था। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, सुपारी के लिए हथियार और बाद में वो फिर खूनी खेल जिसने पूरे हिंदुस्तान को दहला। कहते हैं उसे कम उम्र की लड़कियों का जुनून था, शान शौकत, डर और दौलत के नशे में डूबा वो शख्स खुद को कानून से ऊपर समझने लगा। उसकी महफिलों में रातें सजती थी, लेकिन उन्हीं रातों के अंधेरे में मौत के सौदे भी तय होते थे। एक ऐसा नाम जिसे भारत ने मोस्ट वांटेड कहा और जिसने अपने ही वतन को खून से रंग दिया। ये कहानी है उस खौफनाक नाम की जो कभी एक पुलिस वाले का बेटा था, लेकिन इतिहास में दर्ज हुआ भारत के सबसे खौफनाक गद्दारों में। यानी इंडिया मोस्ट वांटेड ट्रेटर्स की लिस्ट में उसका नाम आज भी सबसे ऊपर है। वो नाम है दाऊद इब्राहिम कासकर। जन्म 26 दिसंबर 1955। भारत का सबसे कुख्यात भगोड़ा, गैंगस्टर, नार्को टेररिस्ट और डी कंपनी जैसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सरगना दाऊद। 1993 के मुंबई बम धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता दाऊद। और मुंबई वो शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इस शहर की रातों पर सिर्फ फिल्मी सितारों का नहीं, अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। गलियों में गोलियों की आवाजें गूंजती थी, बंदरगाहों से तस्करी का माल उतरता था और फोन की एक घंटी पर करोड़ों का खेल तय हो जाता था। और उसी दौर में दाऊद का नाम ऐसे उभरा जैसे अपराध की दुनिया ने एक नया चेहरा देख लिया। दाऊद की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि उस अंडरवर्ल्ड की कहानी है जिसने मुंबई की रातों, बंदरगाह और सड़कों पर अपना खौफ कायम कर लिया। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो कभी डोंगरी की गलियों में छोटे मोटे अपराध करता था, लेकिन धीरे धीरे वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से। रत्नागिरी ऐसे आम के लिए मशहूर है, जहां दाऊद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उसके पिता पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे। शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा एक दिन भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी कहलाएगा। दाऊद इब्राहिम की अपराध की दुनिया में पहली बड़ी एंट्री उस वक्त मानी जाती है जब उसने अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर के साथ मिलकर एक कारोबारी के कैश से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। कहा जाता है कि दोनों ने मौका देखकर रकम लूटी और इलाके में पहली बार उनका नाम डर के साथ लिया जाने लगा। लेकिन मामला ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहा। खबर जब उनके पिता और पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कासकर तक पहुंची तो गुस्से में आग बबूला हो गए और बेल्ट से मारते हुए उसे पुलिस थाने तक ले गए। वही दिन था जब डोंगरी का एक लड़का अपराध की अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ चुका था। वैसे कायदे से कहा जाए तो दाऊद अंडरवर्ल्ड में 1984 में आया।
इससे पहले वो डोंगरी इलाके में चोरी, डकैती, लूटपाट, गुंडागर्दी ऐसे छोटे मोटे काम किया करता था। दाऊद इब्राहिम की कहानी में सबसे बड़ा टर्न तब आया जब उसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम की हत्या कर दी गई। 1981 में मुंबई के हाजी अली इलाके के पास शब्बीर पर हमला हुआ। माना जाता है कि यह हमला पठान गैंग ने करवाया था, जिसमें आमिर जादा और आलमजेब जैसे नाम जुड़े थे। और उस समय मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में करीम लाला का दबदबा था और पठान गैंग उनके प्रभाव में काम करता था। शब्बीर की मौत के बाद दाऊद पूरी तरह बदल गया। कहा जाता है उसने बदला लेने की कसम खाई और धीरे धीरे अपना गैंग मजबूत करना शुरू किया। और उसके बाद मुंबई में गैंग वॉर का नया दौर शुरू हुआ। कुछ समय बाद समद खान, जो करीम लाला का भतीजा था, वो मुंबई का उस समय का सबसे खतरनाक शूटर माना जाता था। कहते हैं कि समद खान उस समय एक सुपारी किलिंग के लिए 1 लाख रुपए लेता था। और अंडरवर्ल्ड की गलियों में और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इस हत्या के पीछे, यानी समद खान की हत्या के पीछे दाऊद का हाथ था, क्योंकि समद खान की मौत के बाद पठान गैंग की ताकत खत्म हो गई। करीम लाला का सूरज अस्त हो गया और फिर धीरे धीरे दाऊद का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसकी पकड़ मजबूत होती चली। आमिर जादा और आलमगीर जैसे विरोधी या तो मारे गए, जेल गए या शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। और इसी दौर को मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद के उभार की शुरुआत माना जाता है, यानी राइजिंग ऑफ दाऊद। ये भी कहते हैं कि भाई की हत्या के बाद दाऊद के अंदर बहुत कुछ बदल गया था। इसके बाद दाऊद पठान गैंग के पीछे पड़ गया और हाजी मस्तान के गैंग में शामिल हुआ। उसने 1985 में डोंगरी पुलिस के इशारे पर पठान को मारा। उस समय पठान पूरे इलाके में होटल, कारोबारी और पत्रकारों के साथ साथ पुलिस को भी परेशान करते थे। पठान गैंग से पूरा मुंबई परेशान था। पठान के आदमियों ने दाऊद के दोस्त और पत्रकार मोहम्मद नातिक, इकबाल नातिक को रिपोर्टिंग करते समय धमकाया और मार दिया, जिससे दाऊद बहुत गुस्से में था। 1985 में मुंबई में हाजी मस्तान के बाद दाऊद का प्रभाव बढ़ा और उसने हथियारों को विदेश से खरीदना शुरू किया। उस समय उसका पसंदीदा हथियार तलवारें, चाकू और देसी रिवॉल्वर तमंचा थे, जो रामपुर में बनाए जाते थे। लेकिन अब दाऊद एक नया दौर लेकर आया। AK-47 का इस्तेमाल शुरू हुआ। उस दौर में मुंबई का अंडरवर्ल्ड सिर्फ अपराध नहीं था, वो पूरा एक सिस्टम था। स्मगलिंग, हवाला, उगाही, फिल्म फाइनेंसिंग, सब कुछ कॉरपोरेट तरीके से चल रहा है। यानी दाऊद ने इसे एक बिजनेस का मॉडल बना दिया। दाऊद सिर्फ बंदूक चलाना नहीं जानता था, वो बंदूक के साथ साथ दिमाग से भी खेलता था। उसने जल्दी समझ लिया कि असली ताकत डर से नहीं, नेटवर्क से बनती है। धीरे धीरे उसने अपनी डी कंपनी खड़ी करी और उसने ऐसा नेटवर्क बनाया जिसकी पहुंच मुंबई से दुबई, दुबई से कराची तक बताई जाने लगी। लेकिन दाऊद की कहानी सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रही। उसके आसपास हमेशा रहस्य, लग्जरी और विवाद घूमते रहे। कहा जाता है कि दाऊद को तेज रफ्तार गाड़ियों का बहुत शौक था और वो सिर्फ गाड़ियों का दीवाना नहीं था, बल्कि उन्हें बिजली जैसे स्पीड के चलाने में माहिर था। मुंबई की तंग गलियां, ट्रैफिक से भरी सड़कें और उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां। लेकिन कई बार दाऊद अपनी खतरनाक ड्राइविंग की वजह से पुलिस के हाथ से फिसल गया। और इस दौर में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि दाऊद को मुंबई की गलियां नक्शे की तरह याद थी। कौन सी सड़क कहाँ खुलती है, कौन सी गली कहाँ निकलती है, ये सब वो जानता था। उसे सिर्फ गाड़ियों का नहीं, आलीशान जिंदगी का भी बेहद शौक था। 5 स्टार होटल, महंगी घड़ियां, ब्रांडेड सूट और देर रात तक चलने वाली हाई प्रोफाइल पार्टी। उस दौर में मुंबई पुलिस के लिए उसे पकड़ना आसान काम नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ अपराधी नहीं था, बल्कि बेहद चालाक और नेटवर्क वाला खिलाड़ी बन चुका था। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स और अंडरवर्ल्ड की लिखी किताबों में दावा किया गया कि कराची और दुबई में उसके कई सेफ हाउसेस थे, जहां रोज शाम को उसकी महफिलें सजती थी। एक पाकिस्तानी पत्रकार गुलाम हसनैन ने अपनी रिपोर्ट में दाऊद की निजी जिंदगी को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने लिखा कि जिस डॉन से बड़े बड़े लोग डरते थे, वो खुद अपनी पत्नी से डरता था। रिपोर्ट में एक किस्से का जिक्र किया गया कि इस्लामाबाद में दाऊद के घर पर पार्टी चल रही थी। कई लड़कियां मौजूद थी, लेकिन तभी खबर आई कि उसकी बेगम आने वाली है, दाऊद की बेगम। बस फिर क्या था, अफरा तफरी मच गई। लड़कियों को तुरंत बाहर भेजा गया। नौकर सफाई में जुट गए और घर में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, जल्दी करो, भाभी आ रही है। हालांकि इन किस्सों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, ये सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये कहानियां काफ़ी चर्चित रहीं। रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया कि दाऊद को पार्टियों, शराब और महिलाओं का बेहद शौक था। उसकी महफिलों में कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते।
और यहीं से उसका नाम बॉलीवुड से भी जुड़ने लगा था। 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। कहा गया कि कई फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बॉलीवुड सितारों पर दाऊद की पार्टियों में जाने का दबाव रहता था। हालांकि ये दावा अदालत में साबित नहीं हुआ। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा में भी दाऊद से मुलाकात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि एक बार दाऊद ने उन्हें दुबई में चाय पर बुलाया। दाऊद शराब नहीं पीता था, इसलिए उसने चाय पर मुलाकात रखी। ऋषि कपूर के मुताबिक दाऊद ने उनके साथ शॉपिंग भी की और कहा कि वो उनका बड़ा फैन है। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड सिर्फ अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं था, उसकी पहुंच क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बिजनेस तक थी। 90 के दशक में मैच फिक्सिंग का तूफान उठा और कई मीडिया रिपोर्ट्स में डी कंपनी का नाम क्रिकेट सट्टाबाजों से जोड़ा गया। क्रिकेट जिसे भारत और पाकिस्तान में सिर्फ खेल नहीं जुनून माना जाता था, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब इस खेल पर मैच फिक्सिंग का काला साया मंडराने लगा और उसी दौरान दाऊद इब्राहिम का नाम भी चर्चाओं में आया। इस दौर में क्रिकेट की दुनिया में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। भारत, पाकिस्तान और दूसरे देशों के कई खिलाड़ियों पर आरोप लगे, जांच बैठी और क्रिकेट की साख पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। कहीं तो ये भी दावा है कि क्रिकेट बोर्ड की गुजारिश पर दाऊद ने फिक्सिंग में शामिल पाकिस्तानी क्रिकेटरों के नाम बताए थे। हालांकि इस तरह के दावों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं। मैच फिक्सिंग के दौरान कई जांच एजेंसियां, पत्रकारों, पूर्व खिलाड़ियों ने अंडरवर्ल्ड और क्रिकेट के रिश्तों पर सवाल उठाए, लेकिन आरोप अदालत में साबित नहीं हुए। फिर भी 90 के दशक का वो दौर क्रिकेट इतिहास का सबसे विवादित अध्यायों में गिना जाता है, जहां खेल, पैसा, सट्टा और अंडरवर्ल्ड सब एक ही कहानी का हिस्सा बनते नजर आए। और फिर आया वो साल जिसने भारत को हिला दिया। साल 1993। मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठी। सैकड़ों लोगों की जान गई, पूरा देश सदमे में था और जांच एजेंसियों ने इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क का नाम लिया। टाइगर मेमन का नाम 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस में सबसे बड़े आरोपियों में लिया जाता है। बताया जाता है कि उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से तस्करी और अंडरवर्ल्ड कारोबार के दौरान हुई थी। बाबरी मस्जिद दंगों के बाद बदले की भावना में टाइगर मेमन ने पाकिस्तान जाकर कथित तौर पर ट्रेनिंग और विस्फोटक जुटाए। जांच एजेंसियों के अनुसार उसने मुंबई में आरडीएक्स, हथियार और ब्लास्ट की पूरी लॉजिस्टिक संभाली, जबकि डी कंपनी के लोगों पर मदद करने के आरोप लगे, फाइनेंस के आरोप लगे। 12 मार्च 1993 के धमाकों के बाद टाइगर मेमन फरार हो गया और दाऊद उससे पहले मुंबई छोड़कर दुबई और फिर पाकिस्तान जा चुका था, ऐसा कहा जाता है। भारत लंबे समय से दावा करता रहा कि दाऊद पाकिस्तान में छिपा है। हालांकि पाकिस्तान कई बार इससे इनकार करता रहा। कहा जाता है कि कराची में दाऊद ने अपना बड़ा नेटवर्क बना लिया था, वहीं से उसका कारोबार, संपत्तियां और सुरक्षा तंत्र तक होने के दावे हुए। और दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि उसने तस्करी, हवाला, रियल एस्टेट, सट्टेबाजी और दूसरे अवैध नेटवर्क्स के जरिए अरबों की संपत्ति खड़ी की और इसी वजह से उसकी आर्थिक पहुंच को लेकर कई कहानियां सामने आती हैं, जिसमें दुबई से लेकर पाकिस्तान तक उसके प्रभाव की चर्चा होती है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के कुछ प्रभावशाली लोग उसके संपर्क में थे। एक दावा ये भी था कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को आर्थिक संकट में बचाने के लिए दाऊद ने करोड़ों डॉलर का कर्जा तक दिया। यानी अंडरवर्ल्ड का एक डॉन इतना ताकतवर हो गया था कि उसके पास अथाह पैसा था और उसका असर देशों की अर्थव्यवस्था तक भी बताया जाने लगा। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कहा जाता है ना कि धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी हो। कहते हैं कि दाऊद की जिंदगी से जुड़े कई किस्से बहुत खतरनाक थे, उतने ही रहस्यमयी थे। कभी कहा गया कि वो करोड़ों डॉलर का मालिक है, कभी दावा किया कि उसकी पहुंच कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। उसकी कहानी का सबसे बड़ा सच शायद यही है कि अपराध की दुनिया में चाहे कितना भी पैसा, ताकत और खौफ क्यों ना हो, अंत में इंसान भागता जरूर है, कभी पुलिस से, कभी दुश्मनों से, कभी अपने गुनाहों से, लेकिन अंत तक वो बच नहीं पाता।